आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल के वीडियो क्लास में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस चैनल में यानी इस परिवार के जितने भी सदस्य अब तक बन चुके हैं उन सब का तो धन्यवाद करता हूं और नए बनने वाले हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप भी दोस्तों इस चैनल का सदस्य अर्थात इसके मेंबर बन सकते हैं। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रिवीजन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब तक दोस्तों हम पढ़ते जाएंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी एग्जाम में। तो अब एग्जाम में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय राज व्यवस्था यानी दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित रहने वाला है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित। इंडियन पॉलिटी की जो रिवीजन क्लास है दोस्तों ये किससे संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे इंडियन पॉलिटी मास्टर वीडियो या फिर इंडियन पॉलिटी कंप्लीट मास्टर वीडियो, तो दोस्तों आपके सामने एक वीडियो आएगा 10 घंटे 45 मिनट और 10 सेकंड का जो स्टडी विथ फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है मैंने। और 10 घंटे 45 मिनट का वीडियो, क्या इसके माध्यम से हम इंडियन पॉलिटी को पूरी तरीके से या फिर अच्छे से कवर कर सकते हैं? तो दोस्तों आपका भी जवाब होगा नहीं और मेरा भी यही है कि नहीं, हम इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को 10 घंटे 45 मिनट में कवर नहीं कर सकते कंप्लीट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लीट जानकारी दी गई है सिर्फ वनडे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब दोस्तों इन्हीं टॉपिक को विस्तार से हम कवर कर रहे हैं रिवीजन के माध्यम से। अब दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उम्मीद है आप सभी से। अब दोस्तों आज का जो सेकंड टॉपिक है रिवीजन का, इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक, ये रिवीजन की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में रिवीजन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को, यानी भारतीय राज व्यवस्था का जो मास्टर वीडियो है इसका रिवीजन करने के लिए आज जो दूसरा दिन है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको संविधान में भागों के बारे में चर्चा की थी। अब दोस्तों आप टोटल भाग अगर याद करेंगे तो मैंने वहां पर बताया था भारतीय संविधान में भाग दोस्तों मूल संविधान में 22 थे और वर्तमान में भी 22 ही है। और अगर संविधान संशोधन के माध्यम से जो जोड़े गए हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों भागों की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 25। ऐसा आपको इंटरव्यू में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूल संविधान में जो भाग थे उनके बाद में जो संशोधन करने के बाद में जोड़े गए उनके साथ में कितने टोटल भाग है, तो उसके बारे में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 25 इनकी संख्या हो जाती है। लेकिन दोस्तों हमें क्या है, एग्जाम में ज्यादातर मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी है वही पूछते हैं, तो वो दोस्तों आपके 22 भाग है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि 22 के बाद में अगर 25 यहाँ पर बता रहे हैं तो कोई ऐसा भाग होगा जो 23वां, 24वां और 25वां रहा होगा, तो ये कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं जो संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों और एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर भाग 4 क। अब दोस्तों भाग 4 क कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उसके अंदर क्या प्रावधान
जोड़ा गया वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में मिलेगा दोस्तों, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों और इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इससे आपका रिवीजन होगा। आप सर्च करेंगे या फिर मेरा वीडियो ये जो देखा है इसमें से अगर आप बताएंगे तब भी आपको क्या है रिवीजन होगा और रिवीजन के माध्यम से दोस्तों आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अगला दोस्तों जो टॉपिक है उसमें हम क्या है भाग 9 का यानी 9वां जो भाग जोड़ा गया था वो दोस्तों यहां पर देखेंगे आप। सबसे पहले ये जो 23वां भाग 24वां और 25वां जिसके अंदर दोस्तों भाग 4 क में ये जोड़ा गया है क्या है मूल कर्तव्य, और भाग 9 क में क्या जोड़ दिया गया है दोस्तों नगरीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इसी में मिलेगी भाग 9 क में, जो कि दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। एग्जाम में अगर पूछा जाए 74वां संविधान संशोधन कब हुआ तो दोस्तों आपका राइट आंसर होना चाहिए 1992। तो अब दोस्तों इससे संबंधित अगर आपसे चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं होना चाहिए। अगला भाग देखते हैं दोस्तों भाग 14 क में क्या जोड़ा गया है। वो जोड़ा गया दोस्तों अधिकरण। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया है। अब दोस्तों आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाग 4 क कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। भाग 9 क का संबंध किससे संबंधित है तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। और अधिकरण भारतीय संविधान के किस भाग में कौन से अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको रिवीजन करना होगा। और बार बार दोस्तों ये जो टॉपिक बता रहा हूँ रिवीजन का मतलब है दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ उनसे संबंधित आपको रिवीजन करके जाना है। क्विक रिवीजन ताकि भूल न पाए। तो ये दोस्तों यहां तक हो गया। उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि भाग नंबर 3 है। अब दोस्तों भाग नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे तो मूल जो अधिकार है दोस्तों संविधान में कितने थे, ये थे दोस्तों 7। यानी जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे जो संविधान के अंदर हमारे मूल अधिकार है उन अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों, ये 7 थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में 7 नहीं बल्कि इनकी संख्या 6 रह गई है। अब दोस्तों अगर 6 रह गई है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि 7 से जब 6 हो गई तो यानी 1 कम हो गया। अब ये जो 1 कम हुआ है माइनस हुआ है 1 कौन सा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था दोस्तों 1978 के अंदर हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। यानी भाग 3 से निकालकर भाग 12 के अंदर, यानी दोस्तों भाग 12 में अनुच्छेद 300 के द्वारा क्या बना दिया जाता है, कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। अब दोस्तों आपको ये चीज बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में कि ये जब भाग 3 के अंदर था तब कौन से अनुच्छेद में था। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। और उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे तो ये है अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय दोस्तों हमारा जो संविधान है, मूल संविधान जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। अब दोस्तों वर्तमान में क्या है, इनमें इजाफा हुआ यानी इनकी संख्या है दोस्तों बढ़कर हो गई 12। अब दोस्तों 12 हो गई, इसका मतलब 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई।
किस में? भारतीय संविधान में। तो अब दोस्तों हम सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि ये जो अनुसूची जोड़ी गई है कौन कौन सी है। तो 8 के बाद में दोस्तों एक होगी कौन सी? 9वीं अनुसूची, और उसके बाद में होगी दोस्तों 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इन अनुसूचियों के बारे में दोस्तों हम क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 9वीं के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर, तो 9वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। ये आप देख सकते हो, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1951 के अंदर। भूमि अधिग्रहण से संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम संविधान संशोधन की जरूरत संविधान लागू होने के बाद कुछ समय बाद ही क्यों पड़ गई, कि पहला ही संविधान संशोधन हमें भूमि से संबंधित करना पड़ा। क्यों दोस्तों आप सबको बता देता हूं मैं, या फिर आपको पता भी होगा। देश जिस समय आजाद हुआ था उस समय बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिनके पास में बहुत ज्यादा भूमि थी। यानी दोस्तों एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में पर्याप्त भूमि नहीं है घर बसाने के लिए, और एक के पास में 100 एकड़ भूमि, या फिर दोस्तों किसी के पास में 1000 एकड़ भूमि। मतलब इस तरह से भूमि पर जो जमींदार लोग थे वो कब्जा कर रखे थे, और बाकी दोस्तों जो गरीब लोग थे वो क्या करते थे, इनकी भूमि को, इनकी जो खेती है दोस्तों उसको संभालते थे। यानी चाहे वो बांटे पे फसल बाहर रखी हो या कैसे भी करके दोस्तों उन्होंने क्या किया, भूमि को इस तरीके से था, इस प्रकार का सिस्टम। तो सरकार ने सोचा कि जिनके पास में भूमि नहीं है, अब हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको भूमि दी जाए। तो भूमि दी जाएगी तो दोस्तों क्या है, जिसके पास ज्यादा भूमि होगी उससे वापस भूमि लेनी होगी या छीननी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों मौलिक अधिकार में तो संपत्ति का अधिकार आपको दे दिया। अब संविधान में तो संपत्ति का अधिकार दे दिया, तो जिसकी भूमि छीनी जा रही है उसने बोला भाई ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं मेरी भूमि क्यों दूं किसी को। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सरकार ने क्या किया, मजबूरी में आकर के ये एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया था, जिसके अंदर संपत्ति का जो अधिकार है उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया और एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब दोस्तों जब कानूनी अधिकार बना दिया तो सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है कि ये जिसके पास में ज्यादा भूमि है उससे भूमि लेकर के, और जो भूमिहीन व्यक्ति है उन भूमिहीन लोगों में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस भूमि का डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या फिर उनको वितरण कर सकती है। अब दोस्तों आप देखेंगे वर्तमान समय में भी वितरण की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों मैंने वितरण की समस्या इकोनॉमिक्स की क्लास में, इकोनॉमिक्स का जो वीडियो डाल रखा है उसमें अच्छे से बता रखिए, वहां से आप कर सकते हैं कवर। अब दोस्तों भूमिहीन से संबंधित दोस्तों आप समझ गए कि भूमि से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही, यानी 1950 के बाद में दोस्तों 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुसूची जोड़ दी गई दोस्तों। कौन सी? 9वीं अनुसूची। और ये किससे संबंधित है दोस्तों, अच्छे से आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे, और आगे दोस्तों यहाँ पर है 10वीं अनुसूची। अब दोस्तों ये जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है। अब दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक मैंने लिए हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक वो लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने भारतीय संविधान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, वो टॉपिक मैं यहाँ पर ले रहा हूं। और वही टॉपिक दोस्तों आपको पता है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 10वां जो अनुसूची है इससे संबंधित है कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1985 के अंदर हुआ था, और दल बदल से संबंधित दोस्तों ये अनुसूची और ये कानून बनाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल का संबंध भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची से है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 10वीं अनुसूची के अंदर ये दोस्तों दल बदल से संबंधित कानून है।
अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दल बदल का कानून क्यों लाया गया और क्यों जरूरी था और इसे लाने से क्या प्रभाव हुआ। अब दोस्तों मान लेते हैं भारत के अंदर जब भी चुनाव होता है तो दोस्तों आपने देखा होगा कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो अलग चीज है, और कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां होती है जो कि दोस्तों नई नई, जैसे मान लो कोई पार्टी बनी और पार्टी बन के पार्टी क्या हो गई दोस्तों, विजेता हो गई, या फिर पार्टी के काफी सारे सदस्य वो जीत कर आ गए बहुमत के साथ में। अब दोस्तों क्या हुआ कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ जीतने के बाद में दोस्तों ये अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं उनको भूल जाते हैं और जनता से क्या वादा किया था उनको भी जीतने के बाद में भूल जाते हैं। और भूल का कारण क्या होता है दोस्तों, वो आप सबने देखा कि लालच है वो ही भूल का कारण होता है। और मनुष्य यहाँ पर दोस्तों क्या करता है, विजय होने के बाद या फिर दोस्तों जीतने के बाद, जैसे मान लो दोस्तों ये सरकार है, इसने इस पार्टी के जो दूसरे सदस्य हैं जो जीत कर आए हैं उनको क्या है दोस्तों खरीदने का या फिर इनको जो पैसा दे करके अपनी पार्टी में शामिल करने का सिस्टम चल पड़ा। और ऐसे में दोस्तों आपने देखा होगा तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सरकारें गिरने लग गई, सरकारें स्थायी रूप से कार्य नहीं कर रही थी, जिसकी मर्जी होगी वो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। और किसी ने जैसे मान लो दोस्तों लोभ लालच देकर, यहाँ खरीद और बिक्री का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मान लो किसी पार्टी ने लोभ दे दिया, बोला अगर आप हमारे पार्टी में आते हो तो आपको हम शिक्षा मंत्री बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे, आपको ये बना देंगे, मतलब इस प्रकार के पदों का लोभ लालच देख करके दोस्तों क्या किया गया यहाँ पर, इस प्रकार से सरकारें बनने भी लगी और सरकारें टूटने लगी यानी गिरने लगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है, देश की शासन व्यवस्था को चलाए रखना, बनाए रखना और देश के विकास को बनाए रखने में दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, बाधाएं आने लगी। अब सरकार कोई भी निर्णय ले रही है, उससे पता चला कि अगले दिन तो सरकार ही गिर गई। क्यों? क्योंकि दल बदल उस समय बहुत ज़्यादा होता था, बहुत सारे सदस्यों को लगा यार ये कानून ठीक नहीं है, कुछ सदस्य वो वहाँ से चल के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और वो पार्टी बहुमत में आ गई और ये सरकार गिर गई। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, आपको पता है विकास होना संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन किया जाता है 1985 के अंदर दल बदल से संबंधित। अब दोस्तों दल बदल से संबंधित ये कानून बनाया गया काफी महत्वपूर्ण, और इसमें दोस्तों आप सबको पता है कि पार्टी के कम से कम दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों एक 18 सदस्यों की पार्टी है, अब दोस्तों 18 में से अगर 6 सदस्य इधर चले जाते हैं तब क्या होगा दोस्तों, उन 6 सदस्यों को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन दोस्तों यही सदस्यों की संख्या अगर 6 नहीं बल्कि 12 अगर चली गई, यानी दोस्तों ज्यादा सदस्यों की संख्या अगर चली जाती है तो पार्टी दोस्तों यहाँ पर टूट जाएगी और इस पर कोई भी इनकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो 12 जाएंगे उनके, क्योंकि ये पार्टी से क्या है अगर बहुमत में देखा जाए तो दोस्तों ज्यादा है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि पार्टी के जो सदस्य है वो, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1/3 जाने से या फिर 2/3 जाने जरूरी होते हैं, वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में विस्तार से बता रखा है। तो ये जब सदस्य 12 चले गए तब दोस्तों क्या है, ये जो दल बदल कानून है वो इस पर ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, अर्थात इनको अयोग्य नहीं ठहरा सकते। तो ये था दोस्तों दल बदल कानून। वर्तमान समय में भी दोस्तों आपको पता है दल बदल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और दल बदल एक चर्चा का विषय भी बना रहता है। अब दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत से संबंधित। अब दोस्तों पंचायतों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये 1993 के अंदर पंचायत से संबंधित है।
अब दोस्तों यहाँ पर ग्राम न्यायालय और ई पंचायत इन सब से संबंधित दोस्तों आपको जानकारी इससे मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इस रिवीजन के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहा है कि पंचायत से संबंधित कौन सी सूची में कितने विषय। अब दोस्तों ये जो पंचायत है इससे संबंधित दोस्तों 29 नियम, आई थिंक 29 विषय ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जोड़े गए, ऐड किए गए। कौन कौन से उनकी सूची दोस्तों आप चाहेंगे तो मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 12वीं अनुसूची। अब दोस्तों 12वीं अनुसूची यानी दोस्तों 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, वो है दोस्तों नगरीय शासन से संबंधित, जो कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये 74वां संविधान संशोधन 1993 नगरीय शासन से संबंधित है, जिसमें दोस्तों नगर पालिका वगैरह इससे संबंधित है। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी थी रिवीजन से संबंधित। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके बाद में क्या है दोस्तों, एक है नेहरू रिपोर्ट। अब दोस्तों नेहरू रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है इन्हीं ने क्या किया दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रथम मांग की थी दोस्तों लखनऊ अधिवेशन के अंदर दोस्तों, जो कि कब हुआ था 1928 में। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी और इनमें दोस्तों टोटल सदस्य थे 8। अब दोस्तों ये नेहरू रिपोर्ट से संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये तभी संभव होगा जब आप रिवीजन करेंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों भारतीय संविधान में और भारत पाक विभाजन में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्यों साबित हुआ दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। तो ये है दोस्तों आपका अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। अब दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, डेट सहित बताना है। बाकी दोस्तों आपको पता होगा 1939 में युद्ध शुरू हुआ और 1945 में जाकर दोस्तों ये समाप्त हुआ था, यानी दोस्तों इतना लंबा चला द्वितीय विश्व युद्ध। अब दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, ब्रिटेन, आप सबको पता है उस समय भारत पर शासन किसका था, ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन क्या करना चाहती थी दोस्तों, इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों को मिलाना चाहती थी। अब दोस्तों मिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत को एक आश्वासन दे दिया कि हम क्या करेंगे, आपको जैसे ही ये युद्ध समाप्त होगा आप अभी हमारी मदद करो और हम आपको आज़ाद कर देंगे, यानी आप अपना देश चलाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ऐसा इनको क्या किया गया दोस्तों, आश्वासन दे करके भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। अब दोस्तों ये जो दूसरा विश्व युद्ध था इसमें अगस्त प्रस्ताव का आप महत्वपूर्ण समझ गए योगदान, और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में ही दोस्तों भारत के आजादी के या फिर दोस्तों विभाजन के जो बीज थे वो यहीं से क्या है एक अंकुरित होना शुरू हो गया, और यहाँ से फिर भारतीयों को दोस्तों क्या होने लग गया, इस युद्ध में आश्वासन देने के बाद में भारतीय जो लोग थे वो और ज्यादा अपनी जीत के महक को महसूस कर रहे थे। अब दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ जीत का मतलब है दोस्तों अपने जो गुलामी का समय था उससे हम क्या है अब आज़ाद होने वाले हैं, यानी दोस्तों भारत है वो आज़ाद होने का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ये भारत के सामने क्या रखा दोस्तों, प्रस्ताव रखा कि हम आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो ये दोस्तों अगस्त प्रस्ताव था। अब दोस्तों आपको पता है क्रिप्स मिशन से संबंधित, तो ये दोस्तों क्रिप्स मिशन है। अब हुआ क्या, जैसे ही अगस्त प्रस्ताव में दोस्तों इन्होंने बताया कि ठीक है देश को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हम तैयार हैं, आप बना लीजिएगा, लेकिन अभी आप वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें हमारी मदद कीजिए। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, भारत में कुछ
ऐसे लोग थे जो कि इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम इससे सहमत नहीं है, हम भी क्या है, हमारा अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या हुआ कि ये जो क्रिप्स मिशन जो दोबारा से योजना बनाई और उन्होंने क्या किया, 42 तक भी दोस्तों आपको पता है 1942 में भी युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसी के माध्यम से दोस्तों भारतीयों को विश्वास में लाने के लिए ब्रिटेन ने एक बार फिर से क्रिप्स मिशन भेजा मार्च 1942 में, और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, नंबर एक बात, सभी भारतीयों पर लागू हो ये जरूरी नहीं है। और ये जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जो प्रांत और रियासतें हैं वो अगर चाहे तो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं और स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो वो अलग राष्ट्र बना सकते हैं। इस तरह की स्वतंत्रता देने की दोस्तों इन्होंने यहाँ पर क्या की, घोषणा की। और इसी घोषणा के माध्यम से आपने देखा होगा दोस्तों कि भारत ने उसको कितना इसका पेमेंट किया, यानी कितना भुगतान किया, कश्मीर को एक अलग रियासत बना करके दोस्तों। अब तो ठीक है, उसका जो होना था दोस्तों वो हो गया, आप सबको पता है। लेकिन दोस्तों इसी के कारण यहाँ पर प्रांत और रियासतों का जो एकीकरण था उसमें हमें इतनी परेशानियों का, या फिर हमारी जो संविधान सभा थी या फिर संविधान के जो निर्माण करने वाले थे उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज दोस्तों एक परिवार को बनाए रखना कितना कठोर काम है, बनाकर रखना। यानी दोस्तों आपने देखा होगा अगर एक परिवार में 2 या 4 भाई है, शादी हो जाती है तो कुछ समय बाद में दोस्तों देरानी जेठानी आपस में लड़ने लग जाती है और भाई भाई अलग हो जाते हैं। या फिर दोस्तों देरानी जेठानी नहीं लड़ रही है तो हो सकता है भाइयों के अंदर भी मनमुटाव हो जाएगा और वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों भारत की जो अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग प्रांतें थी, उनको एकीकरण करने के लिए दोस्तों कितना स्ट्रगल किया होगा हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसको आप कुछ समय तक समझ लीजिए, कुछ समय तक अपने आप में इमेज बनाइए माइंड में कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी दोस्तों, किन किन तरह की परेशानियों का उन्होंने सामना किया होगा। तो ये दोस्तों एक समझने की बात है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कैबिनेट मिशन। अब दोस्तों कैबिनेट मिशन मई 1946 को क्यों महत्वपूर्ण है? 45 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद में दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा मई 1946 के अंदर क्या किया गया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। यानी उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, हम अपने वादे पर सही है और हम अपने वादे के मुताबिक आपको अनुमति देते हैं कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए एक संविधान तैयार किया जाए। और उसी में दोस्तों उन्होंने ये कह दिया कि ये संविधान जरूरी नहीं है कि सभी प्रांतें और सभी रियासतें इसको स्वीकार करें, तो स्वीकार जिसको करना है वो कर सकता है। ऐसा उन्होंने क्रिप्स मिशन जो था उसी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। उसके बाद में दोस्तों कैबिनेट मिशन में आपने देखा तो अब क्या होता है, संविधान निर्माण होगा यानी संविधान बनेगा। तो संविधान बनेगा तो दोस्तों उसके लिए किसकी जरूरत होगी? सबसे पहले संविधान सभा की जरूरत होगी। यानी संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन जरूरी होगा। तो संविधान सभा का गठन होने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत होगी? सदस्यों की जरूरत होगी। सदस्य कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्यों में से भी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संविधान सभा थी इसमें दोस्तों सबसे पहले 389 सदस्यों में से प्रांतों से कितने थे? ये दोस्तों प्रांत जो यहाँ पर बताया था मैंने, प्रांत और रियासतें, तो इनसे अलग अलग सदस्य आ गए। 296 आए दोस्तों प्रांतों से और ये 93 सदस्य थे रियासतों से, अलग अलग जितनी रियासतें भारत में थी। अब दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, ये जो 296 प्रांतों से आए थे, अब दोस्तों प्रांतों में भी 4 अलग प्रांतें थी। कौन सी थी?
ये थी दोस्तों आपकी 4 प्रांतें जो कि क्या कहलाती है, मुख्य आयुक्त प्रांत। और एक होती है दोस्तों ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आए, ये आए दोस्तों 292 और 4 ये हो गए, यानी 296 जो प्रांतों से आए थे उनमें भी दोस्तों यहाँ पर विभाजन हो गया। और ब्रिटिश प्रांत से 292 और मुख्य आयुक्त से 4 आए। अब दोस्तों मुख्य 4 कौन कौन से थे जो कि आयुक्त थे। अब मुख्य आयुक्त में दोस्तों आप देखेंगे दिल्ली, कुर्ग, यानी दोस्तों वर्तमान समय का जो हिमाचल प्रदेश वगैरह है ये दोस्तों उस समय कुर्ग कहलाता था, तो यहाँ से आ गए दोस्तों। और बलूचिस्तान जो कि दोस्तों पाकिस्तान का वर्तमान में यहाँ पर वर्चस्व है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अजमेर, यानी दोस्तों ये जो 4 मुख्य आयुक्त जो प्रांत थे वहां से आए थे 4 तो इनमें, और 296 में दोस्तों 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे। तो ये दोस्तों इससे महत्वपूर्ण जानकारी है इससे संबंधित। और उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि इन सदस्यों में जो बहुमत मिला दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस को मिला 208 सीटें और मुस्लिम लीग को मिली दोस्तों 73 सीटें। ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करता हूं ये वीडियो और इससे संबंधित दोस्तों प्रत्येक टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये जो जानकारी दी गई है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करता हूं आप इसका सदुपयोग अपने एग्जाम में जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तभी इसको लाइक करना, लेकिन शेयर जरूर करते रहना अपने दूसरे भाई बहन जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। मिलते हैं अगली इसी रिवीजन की कड़ी में आगे एक नए जोश के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।